देवेंद्र कुमार जयंत, अनीसा चावला। सर पीछे वाले आप लोग आगे नहीं आ रहे हैं, फिर ऑनरेबल मेंबर्स आएंगे वो अब बोलेंगे यहाँ पे, सारा ये खाली पड़ा हुआ आगे। ईतिका सिंह, विमलेंद्र शेखर चतुर्वेदी, विमलेंद्र, आर्यन कुमार, अहमद शेख, मोहम्मद जुबैर, विकास, हिमांशु शर्मा। आप लोगों का फॉर्म अगर यहाँ रह जाता है एब्सेंट में, फिर हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। आप हिमांशु शर्मा, सिम्मी आइए। नेहा, मुस्कान नंदवानी, मुस्कान, प्रीति अगेन है ये, प्रीति नरेंद्र सिंह, सीन सिद्दीक आइए साइन करिए। अनुजा खंडेलवाल, हिमांशु सम्मी, कुमार, नरेंद्र सिंह, सचिन कुमार, गोविंद कुमार है सर। अभी जो नरेंद्र सिंह आया था वो सन ऑफ क्या है? सन ऑफ देख लो ये है, हाँ नरेंद्र सिंह, सन ऑफ गणेश सिंह होगा, ठीक है। कोमल, तौहीद कामिल, पूर्णिमा बिष्ट, वत्सला नहीं है, वत्सला, नाम डाला था अटेंडेंस में, वो कोई नोटिस बना रहा है अटेंडेंस के टाइम में, कोई नोटिस बता रहा है, थोड़ा बता दीजिए। राजन आओ ना, अच्छा नहीं लगता ना, सामने खाली पड़ा है, आप पीछे बैठे हो एकदम, आगे से कवर करिए। और ये सोफे पे भी बैठ सकते हो, बैठिए। मयंक बेसोया, सुशील भूटानी, अभी आपके सामने श्री आर.एस. गोस्वामी जी, ऑनरेबल चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी, श्री राकेश सहरावत जी, ऑनरेबल मेंबर एनरोलमेंट कमेटी, बेटा आगे आ जाओ, श्री कुमार मुकेश जी, खराब है, ऑनरेबल सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तालियां बजा के स्वागत कीजिए आप। आगे चेयर ले लो, पीछे खाली पड़ी है, पीछे बैठे आप लोग, आगे ले लो। दो कुर्सियां खाली हैं अभी।
बैक बेंचर नहीं बनना हम लोगों को क्लास की तरह, है ना? I welcome all of you, the committee, enrollment committee. The enrollment committee going to enroll in motivate, and the members are C.R.S. Goswami ji, he is the chairman of enrollment committee. I will give him the key. And another senior member, Sri Rakesh Sehrawat ji. One member, Sri Sanjay Rathi is perhaps in the way, yes, in today, and myself, Kumar Mukesh, I am secretary. कल 26 को संविधान क्या किया गया था? So perhaps all of you have read the Constitution in a brief during your academic course. We must take off one motto. It's my request to all of you. Because generally, the people are unaware what are the rights enshrined in the Constitution of a citizen. So we must teach, we must pass the rights and duties of the Constitution to a general public. उससे क्या होगा? एक तो तुम्हारा कांटेक्ट बनेगा उनसे, और वकालत में आने के बाद पब्लिक का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। केसेस वहीं से आएंगे, क्योंकि 5 साल 3 साल पढ़ने के बाद तो फिर वहाँ तो पेरेंट्स से पैसे लेके पढ़ लिए, अब यहाँ पे तो खुद अर्न करना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों का खर्चा चलेगा यहाँ पे, है ना? तो कोशिश करना है उसमें अपना बिहेवियर, टेम्परामेंट को कैसे हमें अच्छा रखना है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि आप लोगों ने सभी चीज़ें तो पढ़ाई की हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे हैं प्रेजेंट जिन्होंने क्लासेस नहीं की है लेकिन डिग्री उनके पास है। कितने लोग हैं ऐसे? नहीं है, कोई नहीं हाथ उठाएगा। और कितनों ने क्लास किया है रेगुलर क्लासेस? उसमें भी कम लोगों के हाथ उठे। तो रेगुलर क्लासेस भी नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन ये ऐसा फील्ड है जिसमें बंक मारने से काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत सिंसियरिटी चाहिए, कैसे आगे चलना है इसमें। संविधान के ऊपर कुछ पूछा जाए आप लोगों से? संविधान डे अभी सेलिब्रेट किया आप लोगों ने, कोई सा भी उठो और बता दो संविधान के प्रियम्बल के बारे में। डीयू से कितने पास आउट हैं यहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसने पास आउट हो? तो आप लोग तो बता दो कम से कम। नहीं सर, प्रियम्बल हमारे संविधान, आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ। प्रियम्बल हमारे संविधान की सभी को दर्शाता है। हमारे संविधान में जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को हम प्रियम्बल में देख सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रियम्बल को अगर हम एक नज़र में देखते हैं तो उसमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। साथ ही साथ में हमारा जो इंडिया है एक सोवरीन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक है, इसके बारे में हमें संविधान में देखने को मिलता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब की झलक हमें अपने प्रस्तावना में देखने को मिलती है। थैंक यू। और इस साइड से कोई बताएंगे प्लीज? एनएलयू से कितने हैं यहाँ पे? आईपी से कितने हैं? सीसीएस से कितने हैं? सीसीएस से जितने भी हैं कोई तो बताओ। बोलो बोलो बेटा। Actually, sir, preamble is an introduction for our constitution. It is considered as a mini constitution because it gives you all qualities of constitution.
how our politicians, how our law, how our governance will work. It is actually introduction to our main themes. इतना भी बताने के लिए सभी जोरदार तालियां बजाओ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को। उसमें बहुत सारी चीजें का संशोधन किया गया था, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं। और कोई बताओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में है, आप बताओगे? सबसे पीछे तुम ही हो, उठो सबसे पीछे। कहाँ से पास किए एलएलबी? कॉलेज कौन सा? आप तो गए होंगे कभी, तो क्या पढ़ा संविधान के बारे में? कुछ भी नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तक तो पढ़े थे उसमें? नहीं। आप इस साइड से कोई बताओगे इमरजेंसी के बारे में? संविधान के इमरजेंसी शेड्यूल के आपातकालीन व्यवस्था क्या है संविधान में? चलिए कोई बात नहीं है, आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। एनरोल कमेटी से दरखास्त भी करूंगा कि आप लोगों का एनरोलमेंट करें। और अब आपको यहाँ के एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट एक्ट आपका एनरोलमेंट होगा। तो हमारे वरिष्ठ साथी एनरोलमेंट कमेटी के श्री राकेश सहरावत जी से आग्रह करूँगा कि आपको वकालत और डिसिप्लिनरी सेक्शन की बारीकियाँ अभी बताएंगे। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएंगे, कैसे वकालत में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। आइए। स्वागत है आप सबका बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इस प्रांगण में। मैं अपने युवा साथियों का हार्दिक दिल से बार काउंसिल के 25 मेंबर की तरफ से स्वागत करता हूँ। 17 अक्टूबर 1990 मेरी डेट ऑफ एनरोलमेंट थी। सच ए इम्पॉर्टेंट डेट, जैसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं भूलते हैं, ये आपकी सेकंड डेट ऑफ बर्थ होगी। आपका जन्म होगा लीगल फैकल्टी में। आज के दिन आपका एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ इशुएंस आज के दिन। 33 साल हो गए हमें, पता ही नहीं लगा, लगता है कल की बात। हमारे चेयरमैन साहब आर.एस. गोस्वामी जी, जो इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी रहे हैं 2012 में सर। इस बार काउंसिल में पिछले 20 साल से हैं। एनरोलमेंट कमेटी में कम से कम 5 बार ये यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। इनका मोर देन 37 इयर्स एक्सपीरियंस है। और इस बात पे मैं जोरदार तालियां चाहूंगा कि इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने फैमिली कोर्ट में महारत हासिल की है। डाइवोर्स केसेस में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, आज तक इतने केसेस किसी ने नहीं। मेरे दूसरे साथी सेक्रेटरी साहब इस इंस्टीट्यूशन के श्री कुमार मुकेश जी, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। बिहार से ये बिलोंग करते हैं, दिल्ली आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी छाप छोड़ी, वहां प्रेसिडेंट चुने गए। और यहाँ पहली दफा बार काउंसिल में चुनाव हुआ, जीते
और जीतने के बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हम 25 आपस में चुनाव करते हैं इंटरनल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सबकी, और इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कराया और हम 25 लोगों ने यूनानिमसली इनका चुनाव किया। सोचिए कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। मेरे तो यहाँ पे फादर थे, डेढ़ श्री बलबीर सिंह शेरावत, लेगेसी को आगे बढ़ाया। वो चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, और लकीली मेरे को भी ये मौका मिला। मैं 1 साल पहले इन सभी ने मिलकर, मेरे साथियों ने मुझे चेयरमैन। अब आपको एक तो जहन में आपके एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया। आपने लॉ की डिग्री जो थी आपने लगा दी है, फॉर्म भर दिया है, फीस भर दी है, तो आपको लाइसेंस मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है, पहले था ये। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है, जस्टिस संजय किशन कौल, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है वहाँ पे, he has observed that the legal profession is degrading day by day। उसका कारण है जो आज के टाइम पे स्टफ आ रहा है लॉ करके, वो ऐसा है कि लीगल प्रोफेशन के जो पहले बड़ा उच्च स्थान था वो नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो नहीं किया। तो चाहे नॉलेज में देख लो, किसी को हम आगे से रिस्पेक्ट करने में देख लो, हर चीज में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। और उन्होंने ये कहा है, स्पेशली एनरोलमेंट कमेटीज को डायरेक्शन दी है कि इफ यू आर गोइंग टू एनरोल एनी एप्लीकेंट एज एन एडवोकेट, देन यू मस्ट satisfy one thing, ensure that he should possess elementary knowledge of law। अब कई तो हैं परचून की दुकान खोले हुए हैं, उन्होंने लॉ कर दिया। अब उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे पूछें कोई रिट्स कितने प्रकार की होती हैं, इतना ही बता दो कितनी होती हैं। चलो वेरी गुड, ये तो इससे लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा भी है। इतने एलिमेंट्री क्वेश्चंस के जवाब जो वो एडवोकेट नहीं दे पाते, तो वो जजमेंट आई और ये डायरेक्शन हुई बार काउंसिल को कि अब ये कोई राइट नहीं है आपका। हमें ये देखना है कि आप कहीं क्लासरूम में गए भी हैं कि नहीं। तो एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये है जो हम आपको यहाँ पे बुलाते हैं कि आप जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हो रहे हो उसके बारे में क्या जानते हो। कोई है जो बता सके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बारे में, जिसको कुछ पता हो? एनीवन? अब देख लो, उसको देखते हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आई है, बार काउंसिल आपके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। बार काउंसिल एक संस्था है जिसमें 25 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिसका हर 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है, जैसे पार्लियामेंट को होता है। लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, 2023 में टेन्योर कंप्लीट है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी हुआ है। बार काउंसिल का मेन फंक्शन है कि वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। अब 5 साल में हमने क्या काम किए नहीं, आपको कैसे पता कि आप वोटर हो गए आने वाले इलेक्शन में? आप किसको डालोगे? किसी न किसी को डालोगे ना। 200 की लिस्ट होगी आपके सामने, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है इलेक्शन, सेम तरीके से होता है। एक आदमी 25 वोट डाल सकता है। तो हमने 5 साल में क्या किया, आपको क्या पता? क्या पता हमने वैसे ही टाइम गुजार दिया हो, कुछ काम ना किया हो। ये कारण है ताकि जब आने वाले टाइम में आप लोगों को ये पता लगे, जब आपका इतना बहुमूल्य वोट होता है
क्योंकि आप आने वाले 5 साल के लिए इलेक्टोर हो गए। एसोसिएशन में तो हर 1 साल बाद 2 साल बाद चुनाव हो जाते हैं, हमारा पूरा 5 साल में रहता है। तो बार काउंसिल जब 2018 में यहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ, उस वक्त तक एडवोकेट क्लास सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं था। अगर हमारा दिमाग चल रहा है, हम फिजिकली फिट हैं, कोर्ट जा पा रहे हैं, तो हम आके कमा रहे हैं, रोज गड्ढा खोदो पानी पियो। अब मान लो कोई बीमार पड़ जाए, सीरियस इलनेस हो जाए, फिर क्या हो? जैसे दुकान का ताला बंद, सेल बंद, कोई इनकम नहीं। सेम सिचुएशन एडवोकेट की थी। अब इसके बारे में हमने बड़ा सोचा कि अब अपने एडवोकेट्स ब्रदर को हम सोशल सिक्योरिटी कैसे दें, और उसी के तहत जब हमारे साथी वरिष्ठ साथी श्री RS गोस्वामी जी 2012 में चेयरमैन थे, और लकीली उनके साथ में वाइस चेयरमैन था उस वक्त, हमने एक आवाज उठाई और विज्ञान भवन में एक फंक्शन किया, जहाँ पे हमने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को चीफ गेस्ट बुलाया, और वहां से हमने आवाज उठाई कि एडवोकेट्स को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसमें उसके मेडिकल बिल रिइंबर्स होने चाहिए और लाइफ कवर होना चाहिए। 2012 से लड़ते लड़ते हम 25 मेंबर्स ने संघर्ष किया, और हमने अल्टीमेटली 2019 में अपने एडवोकेट्स ब्रदर के लिए, जो भी दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल्ड हैं, उनके लिए CM वेलफेयर स्कीम, लॉयर CM वेलफेयर स्कीम के नाम से दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट से फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च करवाई, जिसके अंदर एडवोकेट को 5 लाख तक का मेडिकल बिल कैशलेस, और इन केस ऑफ डेथ 10 लाख का लाइफ कवर, ये हमने इंश्योर किया। अब ये बात आपके लिए अहम बात है जो आप लोगों को नहीं पता थी। अब इसमें एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, हम सबने मिलके किया है। आने वाले टाइम पे हर बार काउंसिल में 5-7 हारते हैं, 8-10 नए आते हैं, वो एक इलेक्शन प्रोसेस होता है। पर लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, जो पिछली काउंसिल जो गठित हुई थी उसमें उन्होंने ये काम किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोविड टाइम जब आया, लकीली हमें उस स्कीम लॉन्च होगी, और इतने लोग बीमार हुए, 1035 लोगों को 5 लाख का मेडिकल बिल रिइंबर्स हुआ। अगर वो स्कीम ना होती तो 170 एडवोकेट्स की डेथ हुई कोविड पीरियड में। 170 एडवोकेट्स के घर 10-10 लाख रुपए का लाइफ कवर गया। अगर कोई ऐसी इंसिडेंट किसी के घर में हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई उसकी किचन ही बंद हो जाए, ये काम हमने करके दिया है अपने एडवोकेट्स ब्रदर के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली बार काउंसिल ही एक ऑल ओवर इंडिया ऐसी बार काउंसिल है जो सिर्फ ये स्कीम दिल्ली लॉयर्स पे अवेलेबल है, और कहीं भी किसी स्टेट बार काउंसिल ये बात नहीं मनवा पाई है अपनी। तो दैट्स व्हाई यू आर फील प्राउड, यू आर एनरोल्ड विद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। दोस्तों, अब दूसरा फायदा है इसका, अब बार काउंसिल अब दिल्ली में एनरोल हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जाके, इसका मतलब वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। स्टेट में जाओगे आप, एक डिस्ट्रिक्ट में कंफाइन हो जाओगे। तो यहां अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है भाई आप खाली बैठोगे बिना किसी काम के। यहां से इनरोल, आप नाम लीजिए कितने बड़े लीगल ऑर्गेनाइजेशन सब इनरोल हुए हैं। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, लेट श्री अरुण जेटली, अभिषेक मनु सिंघवी, ऑल आर इनरोल्ड फ्रॉम दिल्ली बार काउंसिल। आने वाले समय में आप में से ही कुछ सॉलिसिटर जनरल होंगे, कुछ लोग जुडिशरी में जाएंगे, कुछ अपने लॉ फॉर्म बनाएंगे। तो उस वक्त हमें खुशी होगी कि ये लॉट था जो हमने अपने हाथ से इनरोल किया है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप दिल्ली में रह के आपके पास इतने वर्क एवेन्यूज होगा कि आप अपने आप को हर जगह एक्सप्लोर कर पाओगे।
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, ये तो आपने फायदे हैं इतने सारे जो अभी बाकी हमारे चेयरमैन साहब भी बताएंगे आपको। अब आपके ये राइट्स तो हैं, अब सर ड्यूटीज भी तो होंगी। अभी कहो सिर्फ राइट दे दो जी, ड्यूटी मत दो, पॉसिबल। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जैसे लाइसेंस ग्रांट करने की पावर है हमारे पास, स्टैट्यूटरी पावर। इन द सेम वे वी हैव पावर टू कैंसिल द लाइसेंस आल्सो। और 2 यूनिवर्सिटी में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कैंसिल करती है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा, अनजाने में आप कोई ऐसे काम कर जाओगे, इसलिए आपको यहाँ पे आना जरूरी था। जो नहीं आए हैं उनको ये बात ही नहीं पता लगेगी। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक तो आपको कोई एक्ट जो उस दायरे में आता हो, और एनी एक्ट विच इज अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट। अगर आपका कोई एक्ट इस 2 कैटेगरीज में आता है तो बार काउंसिल हैज पावर टू कैंसिल योर लाइसेंस। अब आपको ये नहीं पता होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आपके कौन से एक्ट्स हैं। कुछ मैं एग्जांपल बता देता हूँ ताकि कंप्लेंट्स हमने जो भी 2022 में एनरोल किए हुए हैं उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं उनके। आपने क्लाइंट से पैसा ले लिया, केस नहीं डाला, आपने केस डाल दिया, कोर्ट में नहीं गए, एडवर्स ऑर्डर हो गया। आपको फीस नहीं मिली, आपकी जो तय हुई थी, आपने सोचा चलो फीस नहीं दे रहा तो मैं नहीं जाता, केस है अपने आप, क्योंकि फीस नहीं दी तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर कोई फीस का डिस्प्यूट है, अगर आपका वकालतनामा फाइल है, तो आपको कोर्ट को जाके बताना है, एप्लीकेशन लगानी है कि सर मेरा ये फीस तय हुई थी, इन्होंने ये फीस नहीं दी है, तो मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ कर रहा हूँ। जज साहब ऑर्डर शीट में लिखेंगे, तब आप डिस्चार्ज होंगे अपनी लायबिलिटी से। अदरवाइज अगर आप नहीं गए और एडवर्स ऑर्डर हो गया तो आपका ये एक्ट ना जाना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग आए हो, आपको बताना जरूरी होता है। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा जो हमने महसूस किया है कि न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट वहां कोर्ट्स में जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, और सीनियर एडवोकेट जिनके बाल सफेद होते हैं वो आते हैं, उनको देख के सीट पे ऑफर नहीं करते हैं। बहुत बुरी बात है। जजेस ये ऑब्जर्व करते हैं कि यंगस्टर्स बैठे हैं और वो सीट ऑफर नहीं कर रहे हैं, सीनियर लोग खड़े हुए। आप ऑफर कर दो अपनी तरफ से, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है कोर्ट में। वो ये देखते हैं जजेस कि अगर कोई ऑफर नहीं कर रहा है तो उसको वो अपने उसमें दिखाते हैं, उसको हार्शली ट्रीट करते हैं। तो आप, क्योंकि ये तो एक चेन है, आज आप इनरोल हुए, आपके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग में होंगे आप उनसे सीनियर हो जाओगे। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है इस प्रोफेशन में, जो सीनियर है उसको मिनिमम अगर हम इतना तो हम दे ही सकते हैं कि रिस्पेक्ट, उसको इस चीज का जरूर ध्यान रखा जाए। बाकी एक एडवोकेट की नेगेटिव इमेज बनी हुई है समाज में, वो क्यों? अब आप आज एडवोकेट बन गए हो, घर जाओगे पड़ोसी से भाई यहाँ से गाड़ी हटा, क्यों? मैं एडवोकेट हूँ, नहीं तो केस फाइल करूँगा। झूठे केस फाइल करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि 100 रुपए पे और टाइपिंग टिकट लगा के और कोर्ट में जाने ही होता है, वो डाल दो उसमें। एक के खिलाफ कंप्लेंट आई है जिसने 20 केस डाले हुए थे अपने पड़ोसियों के खिलाफ, आसपास के सब दुखी थे उससे, सारे बार काउंसिल में आ गए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया। अपना राइट मत छोड़ो, लेकिन किसी को दुखी करने के लिए लाइसेंस नहीं मिला आपको, तो मिसयूज नहीं करना है इसको। आने वाले वक्त में आई विश यू टच द न्यू हाइट्स, स्काई इज द लिमिट। बहुत पैसा है इस प्रोफेशन में, वो गोस्वामी जी बताएंगे, हम सबसे ज्यादा पैसा गोस्वामी जी बताएंगे, और वो इतनी अच्छी टेक्निक बताएंगे, हम भी अपनी सीखते हैं। तो ये एस्पेक्ट मैं अपने चेयरमैन साहब से मैं खुद भी हर बारी मीटिंग में इसलिए आता हूँ कि चलो मैं भी हर बार कुछ ना कुछ वो सीख लेता हूँ इनसे। पैसा कमाना जरूरी है पर जल्दबाजी में नहीं। दिक्कत सिर्फ क्या है कि जल्दी चाहिए, वो समस्या है।
सहज पकेसो मीठा हो। तो आप लोग पेशेंस 2-3 साल को अभी जो पढ़ के आए हो वो सब बेकार है। नए सिरे से जैसे अल्फाबेट सीखते हैं ना ABC, अब आप समझो कि आपका एडमिशन अब KG में हुआ है, आप सीखने के पैसा क्लाइंट दे रहे हैं, आप लगी हो। 2-3 साल लगेंगे बारीकियां सीखने में, पर हाँ जल्दी पैसा कैसे कमाया तो वो हमारे गोस्वामी जी बता देंगे, आप उसकी चिंता मत करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कोई रह ना जाए। हाँ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जब CC यूनिवर्सिटी से आए, एक तो कुछ आते हैं MIT से, कुछ NLU से, DU से, उनकी बट नेचुरल लैंग्वेज में कमांड होती है, और जो हमारे इधर CCU से MDU में MDU का पढ़ा हूँ तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती, और अंग्रेजी ना आए तो वही कोई दिक्कत नहीं होती। आपको अपने फैक्ट्स पे और लॉ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अपने उसको बात को बड़े आराम से सरल शब्दों में रखेंगे, समझा सकेंगे, तो वो है इंपॉर्टेंट केस का डिसीजन में, ना कि अंग्रेजी बोलना। फ्लावरी लैंग्वेज बोल के तुम कुछ क्षणों तक तो उसको इंप्रेस कर सकते हो अपोजिट पार्टी को या जज को, बट जिसमें डेप्थ होएगी जीतेगा वही। तो इसलिए इसका कभी भी कॉम्प्लेक्स मत करना, और जैसे ही जब प्रोफेशन आप बढ़ते चले जाओगे अपने आप ही अंग्रेजी आपको आती चली जाती है, इतनी जितनी रिक्वायर्ड होती है सबको आ जाती है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत लेके आना कि अपोजिट काउंसिल बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, या जैसा आप तो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, अपने हिंदी बोलो। जो भी भाषा में आपको इजी होता है आप उसमें बोलो, आपको कोई ये कंपेल नहीं कर सकता नहीं इंग्लिश में बोलो उसके लिए, लेकिन कमांड आपके पास इतनी होनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर कि जज एक से दूसरा सवाल मत पूछना। तो उसके लिए हर दिन फाइल पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आपने 10 बार फाइल पढ़ी हुई है तो 11वीं बार भी उसको पढ़ो, नया फैक्ट आपके नॉलेज में आएगा। फाइल को उल्टा करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फाइल जितनी बार पढ़ोगे, ये मेरे सीनियर ने मेरे को बताया, इतनी मोटी फाइल हो जाती है तो फिर पढ़ते थे हर डेट। मैंने सर 100 डेट पे पढ़ चुके हो कि नहीं, फिर नए सिरे से पढ़ो। तो जो रोज फाइल पढ़ेगा डेट से पहले उसको नया ज्ञान मिलेगा। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोग सब नई ऊंचाइयां छुएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। उन्होंने कितनी बातें बताई, वो वास्तव में जब आप वकालत में जाएंगे, जा रहे हैं वैसे तो उन सभी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। फाइल पढ़ने के बारे में बताया। अब आप जिन भी इंडिविजुअल एडवोकेट लॉ फर्म में एसोसिएट होंगे तो नॉर्मल क्या देखा गया है कि मैं उनके साथ चले जाते हैं कोर्ट में, फाइल उठा के फिर आ जाते हैं। तो जिनके साथ भी आप रहेंगे तो जरूर से फाइल को कल के डेट की फाइल को जरूर एक बार चेक कर लेना, नहीं तो वहाँ जाके कुछ समझ में नहीं आएगा क्या फैक्ट्स है, क्या लॉ इसमें इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फाइल एक दिन पहले जरूर पढ़ लिया करना उनका, उसका हो सके तो समरी भी बना दो ताकि सीनियर को भी सहूलियत दोगे आप। अब गोस्वामी जी हमारे हैं सबसे बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमसे भी जवान दिखते हैं। ये इसका मतलब जवान नहीं दिखते हैं। बहुत जेनरस है, हमेशा लोगों की सहायता करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो भी इनको संपर्क करेंगे, इनका सेटअप है रोहिणी में। इनकी जो गिनीज बुक और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया ना, ये बहुत तो पुरानी बात है, उसके बाद वो तो पुरानी बात है। हमारा अभी हमने रिकॉर्ड करवाया तो तोड़ नहीं सकता उसको, अनब्रेकेबल। इन्होंने
डिवोर्स के बताता हूँ, डिवोर्स के कम से कम 50,000 डिवोर्स कराए, 15,000 किसी ने नहीं कराया। ये बहुत प्रारंभिक क्षणों में जब फैमिली लॉ कोर्ट भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था उस टाइम, जो कि कुछ कोर्टें थी उनको दे दी जाती थी सिविल के साथ में कि फैमिली लॉ के भी केसेस आपके पास हैं उस जमाने से। और पैसे लेके इसमें डॉई केसेस में बिल लेना भी उन्हीं से आया दिल्ली में। तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपनी चीजें खुद बताएं आपको। Good afternoon. Welcome all of you in the office of Bar Council of Delhi. My younger brother, ex-chairman Bar Council of Delhi, Sri Rakesh Sehrawat ji, Sri Kumar Mukesh ji, Honorary Secretary of this council. I, on behalf of myself and behalf of your welcome. Please give big hand to both of my brothers. अभी आपने मेरे दोनों साथियों को सुना। सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगा कि आपका आज बार काउंसिल में आना फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ? केवल ये पूछना चाहता हूँ। सारे लोग बताइए, आप लोग पीछे वालों को समझ में आ रही है? कुछ बात नहीं आ रही? नहीं आ रही? आवाज तो ऐसे आ रही थी, नहीं आ रही। इतनी रिक्वेस्ट मेरे दोनों साथी आपसे क्यों कर रहे हैं? आपने देखा कि कोई आप लोगों से डिक्टेशन देने की तरह रौब से कोई बात आप लोगों से करी इन्होंने? केवल आप लोगों से प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है। उसका क्या कारण है जो आज आप नहीं समझ पा रहे? नंबर 1, आप लोगों ने जब ये इरादा लिया होगा, एक मन बनाया होगा कि हमें लॉ में जाना। आपके कई साथी मेडिकल में गए, कई साथी बीटेक में गए, कई साथी आपके होटल मैनेजमेंट के अंदर गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आप यहां गए। ये रियलिटी। उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक का मन बनाना कि मुझे वकील बनना। ये दोनों साथियों ने जो तुमसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, जैसे कई साथी मोबाइल पर लग रहे हैं, कई साथी अपनी पड़ोसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उसका आप अर्थ नहीं समझ पाते। जो लोग बीटेक करने गए उनको कल नौकरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। जो होटल मैनेजमेंट में गए उनको 2 दिन बाद मिल जाएगी। जो एमबीबीएस करने गए 4 दिन बाद प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, नौकरी पकड़ लेंगे। कभी आपने कल्पना की हम क्या करेंगे? कैन यू बिलीव वी हैव एनरोल्ड 1,70,000 एडवोकेट बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। One side, we are happy to say that we are going to enroll as an advocate in Bar Council of Delhi and entering into large family. But other hand, competition is very high. ये इतनी बात या हम इतनी बात आपसे क्यों करते हैं कि यहां तक की जो गलती हुई, बोले गलती क्या हुई जी हमसे? गलती ये हुई आपको एमएलयू में एडमिशन नहीं मिला। गलती ये हुई कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। गलती ये हुई कि आईपी के टॉप कॉलेजों में आपको एडमिशन नहीं मिला। गलती ये हुई कि आपको और बड़े कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला। बेंगलोर में एडमिशन नहीं मिला, अहमदाबाद में नहीं मिला, जोधपुर में नहीं मिला, हैदराबाद में नहीं मिला, रांची में नहीं मिला, कलकत्ता में नहीं मिला। जहां जगह मिली वहां से आपने लॉक किया। जब मुकेश जी ने क्वेश्चन आपसे करने शुरू किए तो आपको बड़ा अटपटा था।
अरे एक सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन जब when we will discuss on the IPC, CRPC, evidence, contact, we will discuss on all the papers, तो आपको कितना अपने आप को harassment होगा। ये चीजें जब हम आपसे एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और हम आज कहेंगे कि we are going to adjourn the meeting for next day, तो आप क्या करेंगे? सिवाय बाहर जाके गाली देने के अलावा, क्रिटिसाइज करने के अलावा, यही क्रिटिसाइज करते करते हम यहाँ आ गए। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जरा गौर से सुनिए, कि यहाँ तक की गलती को हम नहीं मानते, हम ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद कोई गलती ना हो। We are not giving the preference who had completed the law from NLU. We are not giving the preference who had completed the law from Delhi University, IIT College, CLAT, by through CLAT, by National Colleges of India. We are giving the preference to all of you who are sitting here. But we are requesting to all of you कि गलतियां यहाँ तक हो। ऐसा नहीं है कि सेकंड कैटेगरीज में हम सेकंड टाइम में हम हमारे फादर एडवोकेट थे या हम यहाँ हैं। आई केम फ्रॉम मथुरा, इंडिविजुअल आया था मैं, लेकिन एक कसक थी, एक मेहनत करने की था कि दिल्ली में जाऊंगा, एक बड़ा वकील बनूंगा। केवल मैं दिल्ली का वकील नहीं बनूंगा, मैं हिंदुस्तान का वकील बनूंगा। इस उद्देश्य के साथ दिल्ली 50 रुपए लेके आया। मुकेश जी बिहार से आए थे, कोई मजाक है? दिल्ली में किराए का मकान तक नहीं देते बिहार के आदमी को, यूपी के आदमी को। हम क्यों कहना चाहते हैं आपसे, केवल हम प्रोफेशनली नहीं है। मैंने पहला इलेक्शन यहाँ 2003 में लड़ दिया था, और पहला इलेक्शन लड़ा, पहला ही जीता था, जबकि मेरी यहाँ एक वोट नहीं थी उस समय, तो मैंने लॉ नहीं किया था। सेक्रेटरी बना, एनरोलमेंट में आया, ये मेरा 5वां टर्म है एडवोकेट एनरोलमेंट कमेटी में। कितने चुनाव होने के बावजूद, 25 मेंबर होने के बाद मैं हर बार मेंबर आपके साथ आता हूँ, ओनली फॉर दैट कि मैं आप लोगों के जीवन जो आज से एनरोल होके गए 20 साल पहले, वो आज भी उतना सम्मान करते हैं। वो सेशन जब तक के बाद हाई कोर्ट तक जज बने, वहां भी खड़े होकर इज्जत करते हैं कि गोस्वामी जी आपने हमको एनरोल किया था, वो बात बताई थी, इसकी बदौलत आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। मेहनत करने की, आपकी फॉर्म चेक करेंगे, जिसका एनरोलमेंट होगा उसका कर देंगे, बाकी ग्रेजुएट कर देंगे। नहीं, आप कितनी परिश्रम से, आप कॉलेज भी नहीं गए, कम परिश्रम की बात है कि 5 साल तक घर रहे हैं। 5 साल तक तपस्या घर बैठ के की कि एग्जाम कब होगा, लेकिन अब तो नहीं चलेगा, तो दिल्ली कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 4 दिन पहले 24 को मेरी रियल सबसे छोटा भाई, उसकी लड़की की शादी थी, तो मैंने मथुरा से बुला के दिल्ली से ही की थी। तो जहाँ मैंने पूरे परिवार ठहरे हुए थे और मेरा ऑफिस नजदीक था, मैं दिन में 10 बार गया ऑफिस। कितनी बार गया? इसका मतलब क्या निकले? घर वालों की समझ में ये नहीं आ जाए कि इसके पास काम नहीं है। वकील को समझिए बात कि इतने बड़ा वकील है कि 8 दिन से शादी में खड़ा है, फिर दिन भर डोलता था, 2 मिनट गया फिर ऑफिस, मेरी क्लाइंट आ गया, चाहे आया था चाहे चाय पी के लौट आया। तो जो गलतियां अब तक हुई, क्या आप उनको दोहराना चाहोगे? और ईमानदारी से तुमको ईश्वर की कसम है जिसकी आप सेवा लेते हो, रियल में गलतियां हमसे हुई है या नहीं हुई? मजे में लिया वकालत आपने। हिंदुस्तान की सबसे इजी एजुकेशन है ये, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे कठिन परिश्रम है इसमें पैसा कमाना। दूसरे की जेब से पैसा निकालना इतना आसान काम, और उस पैसे को लेकर डाइजेस्ट करना, सेटिस्फाई करना। यदि कोर्ट में FIR को, आज मुकेश जी हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ एनरोलमेंट में भी 2 साल रहे, 18 से 20 तक। कितने भाग्यशाली हैं कि 2 साल एनरोलमेंट में 2 साल रह चुका हूं पहले, 18 से 20 और 22 से अब आ रहा हूं लास्ट तक। तो मुकेश जी के सामने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इनके दोस्त का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था,
और हम और ये आमने सामने थे और लिटरली लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ 25 साल पहले, 20 साल से 25 साल के करीब करीब। क्लाइंट के लिए तन से मन से धन तो उससे हमने ले ही लिया, धन तो छोड़ता नहीं, पूरी मेहनत करना, ईमानदारी से उसके साथ काम, उसका परिणाम आज ये मेरी बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक गीता में कहे अर्जुन, अर्जुन के महाराज सबसे बुरी चीज क्या है? बोले अपने मुंह से बड़ाई करना। सबसे अच्छी चीज क्या है? जो दूसरे आपकी बड़ाई करे। बड़ा बनना, लॉ करना, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं, बड़ा बनकर बड़ा बने रहना बड़ी बात है। लॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने आप को खुश कर सकते हो, माँ बाप को खुश कर सकते हो, लेकिन दिल से तो पूछो। जो बच्चे एनएलयू से आते हैं, सॉरी टू से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, बहुत चीज ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती है। जो क्लास अटेंड होती है, वहां का जो प्रोफेसर है, एक एक प्रोफेसर 4-4 लाख रुपया सैलरी लेता है, तो कुछ तो देगा, और किताब वही है, लॉ वही है, आईपीसी वही है, सीपीसी वही है, सीआर, फिर डिफरेंस क्या हुआ? फिर पढ़ाई डिफरेंस क्या है? पढ़ाई का डिफरेंस ये है, वहां जो आपको पढ़ाते हैं, सैलरी दिखाते हैं 60,000, देते हैं 20,000, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? उसको भी हमने पढ़ा नहीं। कितने प्रोफेसर, कितने प्रिंसिपल आपके यहाँ जजेस लेक्चर देने आते थे प्राइवेट स्कूलों में, सुनते ही नहीं, क्या सुनना है इससे? एक सब्जेक्ट पे बोलते थे। लेकिन हम यहाँ सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहे, हम ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कि हम केवल आपके हित के लिए बोलते, किसी तरीके से आप बड़े आदमी बन जाओ। उसका हमें क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जिस समय आप बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे तो हम घमंड से कहेंगे कि इनका एनरोलमेंट हमने किया। लेकिन आप जब चोरी में पकड़े जाएंगे, मारपीट में पकड़े जाएंगे, जैसा राकेश जी ने कहा कि डिस्पलिनरी कमेटी में आप हमारे सामने खड़े होंगे, तो हमें क्या कष्ट होगा? वो जो 24 बैठे होते हैं, इतना बड़ा हेरासमेंट होता है, वो कहते हैं कि आपने क्या एनरोलमेंट करा, इनका क्या देखा है इनका आपने? अब आप हमें बताइए, हम एक एक करके आपको यहाँ बुलाते जाएं, एक एक आदमी को इंटरव्यू लेते जाएं, कितना हम पूछ पाएंगे आपसे? तो आधों को हमें छोड़ना पड़ेगा, आधों का एग्जाम करना पड़ेगा। लेकिन जिसका हम छोड़ेंगे, क्या हमें वो दुआएं देंगे? हम केवल 2 चीज के लिए काम कर रहे हैं आपके साथ, इसके लिए मेहनत करते हैं। मेंबर तो 25 भी हमारे साथ ही, हम क्यों भागते हैं एनरोलमेंट में? कि अरे हमसे जो मेहनत हो सकती है, जितना हमसे हो सकता है, अपने उस आने वाले नई पीढ़ी को, नई परिवार को, छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को, वो अपने पास जितना एक्सपीरियंस हो, अपने पास जितना ज्ञान है, सारा उनको आज बांट दो, जिससे जीवन में जो पेड़ हम लगाएंगे वो फल कम से कम हम नहीं, आपका परिवार खाएगा। कैसा लगा आप लोगों को? ये तो आवाज ही नहीं आई, तो क्या फायदा रहा? अच्छा वकील बनने का मन है या नहीं? पहली बात जोर से बताइए, बच्चा अच्छा वकील बनना चाहते हो नहीं? और पैसा? पैसा कमाना है केवल वकालत करनी? और जिन्होंने आपसे ये कहा था कि गोस्वामी जी से पैसे की बात करना, उन्होंने बहुत हल्के शब्दों में कहा था, इस इंस्टीट्यूशन के इस वकीलों पर मर मिटने वाले एक ऐसी शख्सियत बार काउंसिल में हुई जिनका नाम था BS सहरावत, जिनके आप सुपुत्र हैं, वो भी चेयरमैन रहे और आप भी चेयरमैन। ये बिल्डिंग उनके हाथ की बनी हुई है। अकेले बार काउंसिल में व्यक्ति हैं जिनके फादर भी चेयरमैन रहे और बेटा भी चेयरमैन। अब वो मुझे आपसे कह रहे हैं कि गोस्वामी जी से पैसे की बात कर रहे हैं। मैं मथुरा से एक छोटा सा थैला लेके आया था, है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू देवी, थैला लेके गुजरात से गया था, पैंट्स दोनों में थैला वाले बड़े खतरनाक होते हैं। चलो इस बात के लिए राकेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लोगों को जो डिस्कशन किया वो बात आप लोगों को जमी या नहीं? मेहनत कितनी करनी है? किसके लिए? अच्छे कपड़े पहनने। पहले आज से नोट कर लीजिए, कपड़ों के साथ कोई कंप्रोमाइज। बढ़िया शर्ट, बढ़िया पैंट, ऐसा लगना चाहिए कि सीधा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा सीधा करकटुमा से चला है। मैं देखता हूँ करकटुमा में कोर्ट में पहुंचते पहुंचते बटन लगा रहे होते हैं, बेल्ट बांध रहे होते हैं। प्रॉपर आप कोर्ट के अंदर जितनी देर हो, किसी भी अदालत में जाइए, यू शुड बी इन प्रॉपर ड्रेस। ये आपका जो बैंड है वो आपका हथियार है, वेपन है। पुलिस कुछ नहीं कह सकता आपसे। आइडेंटिटी कार्ड आपका राइट है। जिस समय आइडेंटिटी कार्ड बाहर काउंसिल दिल्ली का आपको मिलेगा, जिस समय आप निकलेंगे रोड पर, पुलिस वाला कहता है गाड़ी रोको, बोले सुप्रीम कोर्ट का रुके तो कैसे बोले? ये अधिकार है। एनरोलमेंट का वो पावर है। एनरोलमेंट इज बेटर देन योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो आज याद है, या साल में जो याद हो तब अपना केक कटवाएंगे, उससे जरूरत पड़ती है। लेकिन एनरोलमेंट तो आपके पूरे जीवन आपके साथ रहेगी। एनरोलमेंट याद रखना आपकी, जैसे राकेश जी ने आते ही एनरोलमेंट नंबर बताया था आपको। क्या बताया था? अक्टूबर 1990 बताया था ना? जोरदार तालियां चलाइए। जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, बहुत क्वेश्चन पूछते थे, एक घंटा कहते बैठ जाइए, किताब ले जाइए, पढ़ के आइए। I was enrolled in 1987 March 87। My question is, एनरोलमेंट के बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे राकेश जी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मुकेश जी हैं। पैसे की बात हंसी मजाक की होती है। जब प्रोफेशन में पूरा जीवन दिया है, हम यहाँ केवल वकील बनने नहीं आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर बनने आए थे, सांसद बनने आए थे। I have got ticket in 1996 पार्लियामेंट की। My father said, मैंने गलती से फोन कर दिया, उन्होंने मुझे 20 गालियां दी, बढ़िया वाली अच्छी जो पार्लियामेंट की। उन्होंने कहा कि एमपी एक बार बनके पूरे जीवन क्या काम करोगे, भोजपुर सांसद देखोगे, लेकिन काम वो करिए जो पूरे जीवन कभी रिटायर ना हो। आज वकील एक ऐसी कौम है जो पूरे जीवन रिटायर नहीं होती। रामदेव खिलाड़ी जी ने 95 तक काम किया है, 87 तक वेणुगोपाल जी ने एज ए सॉलिसिटर जनरल काम किया है। और हमें खुशी उससे ज्यादा इस बात की है, उनके बिना परमिशन के हमने चुनाव लड़ा। जितने भी नेता हैं, कोई ओबीसी की बात करता है, कोई रिजर्वेशन की बात करता है, कोई मुसलमानों की बात करता है, कोई हिंदुओं की बात करता है, कोई सनातन की बात करता है, हम केवल एक बात का, हम केवल काले कोट की बात करते हैं। जो दुनिया को पढ़ाते हैं, हम उनकी नेतागिरी करते हैं। आप एक लॉयर, एक हजार आदमी का रिप्रेजेंटेटिव, कितने लोगों को आप जेल भिजवाओगे, कितनों को बाहर लाओगे। आज नेता तुम्हें क्यों पूछते हैं? यदि नेता जेल जाता है, उसका परिवार का कोई व्यक्ति भी एडवोकेट बन जाता है, वो इस कहेगा बेटा जरा अच्छे किलो की गिनती करो, लाओ मेरे लिए। पहले कौन पूछता था? आज कम से कम आप उस फ्रेटर्निटी के अंदर जा रहे हो जिसमें आपके पीछे दुनिया होगी, आप किसी के पीछे नहीं। लेकिन ये ताकत कब होगी? कब होगी ताकत? जब आप ईमानदार होंगे, जब आप मेहनती होंगे, जब आप, एक बात बताइए, इफ आई एम नॉट ऑनेस्ट, if my younger brother is not honest, Mr. Mukesh is not honest, my other friend of bar council is not honest, will you cast your votes? आज 4 बार टेनर से हम चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? कि हमारे इस काउंसिल में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारी बात राकेश जी ने बताई, लेकिन एक बात रह गई। आपका जितना पैसा आता है, करोड़ों में हम एफडी करते हैं, 5-50 रुपए खर्च करने का भी हम अधिकार नहीं रखते। आपके जो सिग्नेचर भी करते हैं, वो भी पेन इनसे उधार मांगते हैं और सिग्नेचर करके दे जाते हैं। इससे ईमानदारी की राजनीति कौन सी होगी? अपना काम छोड़ते हैं, प्रोफेशन छोड़ते हैं, क्लाइंट छोड़ते हैं, आपके बीच में होते हैं। आपका रात को 12 बजे भी फोन आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे किसी कलीग का फोन आया, कोई कष्ट में तो नहीं है। वो नेता तो आज आते हैं 5 साल बाद गायब। हम कहाँ जाएंगे गायब होके? मैं तो कचेरी में आपसे मिलने सुबह। तो आप मुझे केवल ही बताइए, एक तो आप अपनी अच्छी ड्रेस, कोर्ट में तैयार होके जाना। तैयार का मतलब, जब समय आप फाइल पढ़ के जा रहे हो, यू विल बी बेटर देन जज।
तो जज के पास 100 फाइल है, तुम्हारे पास जज ने पैसा नहीं लिया, तनख्वाह ली है, आपने पैसे दिए। कोर्ट कहे कि पेज नंबर 17 देखिए आप, योर केस इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन आप जज से तैयार होकर जा रहे हैं, आप कहेंगे जज साहब पेज नंबर 20 देखिए, विद जजमेंट देखिए, तो जज कहेगा एडमिटेड नोटिस, ये चाहिए। सम्मान करिए, इज्जत करिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। नमस्कृत्यम, भागवत का श्लोक है, नमस्कृत्यम चत्वारम वर्ध्यते, नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है, धन भी बढ़ता है। सम्मान अपने भाइयों का करिए, आपसे सीनियर है उसका सम्मान करिए। जज का सम्मान नहीं कर रहे आप, कुर्सी का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ भी आप हम तीनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं सर, हम रास्ते में मिलते हैं, आप कहाँ सम्मान करते हैं? मैं अभी होके गया था लिफ्ट से, किसी ने सम्मान नहीं किया। आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे, इस चेयर का सम्मान कर रहे हैं, जो आप लोगों की वोट आप लोगों ने दी, उससे हम चुनाव जीते, फिर 25 आदमियों ने हमें वोट दी, तब हम चुनाव जीते, इसलिए आप सम्मान करें। तो आप सम्मान करवाइए और सम्मान जज का करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे केवल इतना बता दीजिए कि एनरोलमेंट कराने का मन है आज, या मीटिंग एक और एडजर्न कर दें? और आगे बात सुनने का मन है, या आज ही एनरोलमेंट कराने का मन है? आवाज नहीं आ रही पीछे से? तो इंटरव्यू ले या बिना इंटरव्यू के कर दें? बिना इंटरव्यू। कौन बोला ये बात? चलो खड़े हो बताओ। पार्टी का एलिमेंट है कहीं चलने का? दोस्तों, हम साथियों ने डिस्कस पहले कर लिया था, आपकी फाइलें भी देख ली, हम आपका समय नहीं लेते हुए केवल एक डिमांड जरूर करूंगा, वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। गुरु कुछ तो मांगेगा, आप देंगे नहीं देंगे? झूठ तो नहीं बोले? एनरोलमेंट के चक्कर में तो नहीं करे आप लोग? मांग लूं अपने लिए और अपने साथियों के लिए भी। आज के बाद हम कहीं भी मिले, कॉलेज में, कोर्ट में मिले, फंक्शन में मिले, चलो एक में थोड़ा सा वो भी बता दूं, एक लाइन आपसे पहले खत्म करने से पहले, जैसे मुकेश जी ने कहा ना डाइवोर्स कराने का, एक बार तो खुशी होती है इतने डाइवोर्स करा दिए, ये भी बताया करो 50 इतने लोगों को सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिली, ऐसा नहीं है। हम लोग तो जहाँ फंस गए, यदि सरकार ये कह दे 2 घंटे के लिए डाइवोर्स बोले जाते हैं, कोई भी कर लो, 2-4 हम जैसे डरपोक रह जाएंगे, बाकी सब कर लेंगे। अभी मैं एक शादी में गया था पीछे 5-7-8 दिन पहले, मैंने क्या सीन देखा कि मेरे हाथ के कम से कम करे हुए 18-19 जोड़े ऐसे थे जिनके डाइवोर्स करा रखे थे। वो ना नमस्ते करने आए मुझे, ना मेरे पास आए। मुझे बड़ा कष्ट था, वो नहीं हमें क्या दिया है? मैं गया सबके पास, मैं भाई साहब आपकी दृष्टि ठीक चल रही है ना, तब कह रही गोस्वामी जी जिन्होंने हमारा डाइवोर्स कराया। दोस्तों, कोई भी काम करिए ईमानदारी। मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? आज के बाद आप लोग जहां भी हमें मिले, परिवार की तरह मिले, हम आपको सम्मान करें, तो तुम उसके बदले में एक परिवार की तरह से आप प्यार जरूर दें। रहा चुनाव की बात, हम टेलीफोन करें कि मैं राकेश सहरावत बोल रहा हूँ, बोले हुई राकेश सहरावत। गोस्वामी बोल रहा हूँ, बोले कौन गोस्वामी जी? कम से कम वोट दो ना दो, कम से कम आवाज जरूर सुन लेना। आप सभी को बिना इंटरव्यू के आप लोगों ने सुना, और ये चीज अपने जीवन में लाओ। तो आपके इसके लिए जो हमारे पास था वो हमने आपको दिया, जो ज्ञान था, अनुभव था, जिस लायक हम हैं हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में सबसे बड़ी यदि कोई ताकत है तो वकीलों की, और वो आज आपको 5 मिनट के बाद मिलने वाली है। वो 5 मिनट आपके पूरे हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू इनरोल ऑल ऑफ यू एज ए ग्रुप। अपने लिए तो ताली बजाओ, आज अपने माँ बाप से आशीर्वाद जरूर लें, कहीं भी बैठे हों। उनकी बड़ी इच्छा रही मेरा बेटा मेरी बेटी वकील बनी है, एक प्राउड की बात। घमंड से जाइए घर कि हम एडवोकेट बने, ये महसूस करिए। मैं कहता हूँ दुनिया में यदि तुमसे जो मैंने कहा कि वी आर बेटर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वी आर बेटर देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज
We are the representatives of the system. We are the part and parcel of the system. हमारे चुनाव नहीं होते कि आप आज वकील बन गए कल वकील हट गए, पूरे जीवन के लिए वकील बन रहे हो। आपके लिए बैंड भेज रहे हैं अभी लाइटर्स, और आज ही आपकी बैंड सेरेमनी करा के आपको भेजेंगे हम। बैंड के बाद आप लोगों की राष्ट्रगान करेंगे जिस देश के लिए हम बने हैं, और आपको लड्डू भी मिलेंगे, और मंच पर सब आते चले जाना अपने अपने फोटो अपनी मेमोरी के लिए। और हमारे सलीम साहब दिल्ली हाई कोर्ट के फोटोग्राफर हैं, जिनका भी नंबर लिखा हुआ है, आप नोट कर लेना, और अपने फोटो अपने मोबाइल पर लेकर फेसबुकों पर जितना अपने लिए मेमोरी याद रख सकते हो, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे हम। मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम लोग रुकेंगे आपके लिए, सब आइए पीछे अपने फोटो खिंचाते हुए और लड्डू खाते हुए। आप लोगों ने किसी ने पार्टी का इंतजाम किया है? तो तुम्हें भरोसा नहीं था इन्वॉल्वमेंट होगा आपका। जय हिंद, जय भारत। शिवम पांडे, श्रुति गुप्ता। बैंड लगा बेटा। एंड चंद्रेश लगाओ। यही है और कुछ नहीं हमारे पास, ये रिवॉल्वर है। कुर्सी पे बैठाया जाके, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है, ये आपके लिए वर्शिप है, पूजा है ये आपकी। लगाओ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद, बोलिए एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद।